हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसके आकार के बारे में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते और इस ब्रह्मांड में इतने 100 तारे मौजूद हैं जितने की धरती के ऊपर रेत के दाने भी नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में इसी ब्रह्मांड में मौजूद कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में हम जानेंगे जो कि बहुत ही दुर्लभ हैं और बहुत ही अलग तरह के प्लैनेट्स हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो है वो सबसे अजीब और दुर्लभ प्लैनेट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो वेलकम बैक टू कूल गुरुकुल। मेरे कूल स्टूडेंट्स का मेरे स्कूल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि बाकी लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर अलग अलग तरह की जानकारियाँ ले सकें और हमारे साथ स्टडी कर सकें। द डायमंड प्लैनेट, इसका असली नाम है 55 कैंकरी ई। ये एक ऐसा ग्रह है जो हीरे से बना हुआ है। यह प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी धरती के वजन से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे से बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बना होता है, तो उसी तरह से इस ग्रह का ज़्यादातर हिस्सा कार्बन का है। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि प्लैनेट के कोर में जो कार्बन मौजूद है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ये जो कार्बन है वो हीरे में कन्वर्ट हो गया होगा। सो इस ग्रह का जो टेम्परेचर है वो है 1700 डिग्री सेल्सियस। पैसों के मामले में देखा जाए तो ये 27 नोनियन डॉलर्स के बराबर है। तो 27 नोनियन डॉलर्स को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारी धरती की जीडीपी से 1 क्वाड्रिलियन गुना ज़्यादा है। अब 1 क्वाड्रिलियन समझ लीजिए, इसे आपको 27 नोनियन डॉलर्स का पता चल जाएगा। सो 1 क्वाड्रिलियन इज इक्वल टू 1 के साथ जब आप 12 जीरोस लगा देते हैं पीछे, तो इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि प्लैनेट कितना ज़्यादा महंगा है। कहीं आप इस प्लैनेट को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे। केपलर 452d हमारा अगला प्लैनेट 2015 में नासा के मुताबिक धरती के जैसा ही प्लैनेट डिस्कवर हो चुका है जिसका नाम है केपलर 452d। ये नाम उस ग्रह को दिया गया। जैसे हमारी धरती का एक अपना ही सूरज है, वैसे ही इस ग्रह यानी कि केपलर 452d का भी अपना एक सूरज है जिसका नाम है G2। हमारे सूरज का नाम हमने सूरज रखा है, सन रखा है। तो इसी तरह से जो केपलर 452d है उसके सूरज का नाम है G2। अब हमारी धरती से हमारे सूरज तक की जितनी दूरी है करीब इतनी ही लगभग केपलर से G2 की दूरी है। तो ये सिमिलैरिटीज आ जाती हैं। इसके अलावा जो केपलर 452d है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारी धरती की तरह ही है। मतलब हमारी धरती की तरह ही उसके ऊपर हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब मतलब होने की संभावना है। इसका मतलब कि शायद यहाँ धरती की तरह विचित्र प्राणी होने की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। जैसे धरती के ऊपर हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो अगर सिमिलैरिटीज़ हैं हवा पानी चीज़ों की, तो वहाँ पे कुछ तो हमारी तरह होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो हमारी धरती के जैसे ही इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से इसे अर्थ 2 भी कहा जाता है। अब जैसे सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती को कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं। तो इसी तरह केपलर को 385 डेज लगते हैं उसको अपने सूरज का चक्कर लगाने में। ठीक है, मतलब दोनों के रिवॉल्यूशन में 20 डेज का फ़र्क है। तो हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है। दूसरी तरफ G2 जो कि केपलर का सूरज है वो 6 बिलियन साल पुराना है। तो केपलर 452d हमारी धरती से 2 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एलियन होने का बहुत बड़ा चांस हो सकता है। बट अब तक हम इसका क्यों नहीं पता लगा पाए। एक्चुअली धरती से इस प्लैनेट की दूरी लगभग 1400 लाइट ईयर जितनी है। तो इससे आप समझ ही चुके होंगे कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे जो स्पेसशिप्स बनी हुई हैं उनको धरती से इन ग्रहों तक जाने में कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर नासा या इसरो टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया जाए तो शायद हो सकता है कि हम इन ग्रहों तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो चलिए, इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में जानने के बाद फिर भी आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो नेक्स्ट जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रही हूँ, यहाँ पर बारिश तो होती है मगर पानी की नहीं बल्कि कांच की होती है।
कांच मतलब समझ रहे हो? असल में इस ग्रह का जो वायुमंडल है, जो एनवायरनमेंट है, वो सिलिका के पार्टिकल से बना है। तो ये सिलिका जो होता है वो रेत में पाया जाता है। आपने कभी रेत तो देखा ही होगा अपनी ज़िंदगी में। तो रेत में आपको कुछ चमकीला चमकीला नज़र आता है, शाइनिंग होती है रेत के अंदर। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो चमक रहे होते हैं, चमकीले होते हैं। वो क्या होता है? सिलिका पार्टिकल्स होते हैं जो कांच की तरह होते हैं। तो इस ग्रह के वायुमंडल में ये सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पे सिलिका की बारिश होती है। और ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं होती है। यहाँ पर जो हवा में लगभग 8700 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से बहती है। ठीक है, आइडिया के लिए बताना चाहूंगी कि ये स्पीड साउंड स्पीड से लगभग 7 गुना ज्यादा है। सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन यही सच है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आप इस प्लेनेट पर खड़े हैं और यहाँ पे सिलिका की बारिश हो जाए तो आपका क्या होगा? 8700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। आगे इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्लेनेट का नाम क्या है। तो इस प्लेनेट का नाम है HD 189773b। तो इसके साथ ही इस ग्रह का जो तापमान है वो 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका पार्टिकल्स को पिघलाकर बड़े बड़े कांच में कन्वर्ट कर दे। तो इस प्लेनेट को बाहर से देखकर कौन कह सकता है आखिर कि यहाँ पर कांच की बारिश हुआ करती होगी। अगला प्लेनेट है ग्लीज 436b। इस प्लेनेट को 2004 में डायमंड प्लेनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस प्लेनेट की खास बात यह है कि ये आग में जलने वाला बर्फ का प्लेनेट है। कंफ्यूज हो गए? एक तरफ तो मैं बर्फ बोल रही हूँ, एक तरफ बोल रही हूँ आग। तो जहाँ पे बर्फ है वहाँ पे आग कैसे लग सकती है? ये सुनकर हर कोई कह सकता है कि ये मैं क्या कह रही हूँ कि ग्रह बर्फ से बना है फिर भी जल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, इस ग्रह की यही खासियत है कि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन ये जलता हुआ प्लेनेट है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज़्यादा है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ जो है वो पिघल कर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये गैस ऊपर आसमान में जाने की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फिर सीधा प्लेनेट के ऊपर आकर ये प्लेनेट के अंदर चला जाता है। फिर से गैस बर्फ बन जाती है और फिर ये साइकिल जो है चलता रहता है, जैसे कि आप वाटर साइकिल करते हो। ठीक है, इसी आकर्षण के कारण ये जो प्लेनेट है हमारी धरती की तरह अपने ऊपर बारिश नहीं ला सकता। ये सूरज का चक्कर लगाने में 2 दिन 15 घंटे का समय लेता है। मतलब यहाँ का 1 साल धरती में लगभग 2 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने जितने प्लैनेट्स बताए ये सब हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद, लेकिन जो अब मैं लास्ट वाला प्लैनेट बताने जा रही हूँ ये हमारी सोलर सिस्टम में ही मौजूद है और इसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न यानी कि शनि ग्रह जो है उसका चांद है। जो ये टाइटन ग्रह है वो हमारे शनि ग्रह का चांद है। जैसे धरती का अपना एक मून है, उसी तरह से सैटर्न का भी अपना एक मून है जिसका नाम है टाइटन। 2005 के बाद वैज्ञानिक टाइटन के भीतर की सतह के बारे में जान पाने में सक्षम हो गए, यानी कि वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि टाइटन के भीतर क्या है। ये कुछ ऐसा दिखता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां एटमॉस्फेयर के साथ साथ नदियां और झील भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि टाइटन पर धरती की तरह ही बारिश भी होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री जितना है। इसी वजह से यहाँ पर अगर आप पानी को भी हाथ लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो चट्टान है। यहाँ पर जो नेचुरल गैस मीथेन है वो गैसियस स्टेट में नहीं मिलता, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है बिकॉज ऑफ -179 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब तक जो रिवर, क्लाउड और लेक की बात कर रही थी वो पानी नहीं, मीथेन गैस का बना है। अब तक टाइटन के सिर्फ 20% हिस्से का ही पता लगाया गया है, लेकिन 20% हिस्से में इतना ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है जो हमारी धरती में मौजूद नेचुरल गैस से 100 गुना ज़्यादा है। जिस तरह हमारी धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से भविष्य में टाइटन ग्रह पर काम करना हम इंसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसके बारे में सबसे अजीब बात यह है कि आप टाइटन पर उड़ भी सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? धरती पर हर मनुष्य को उड़ने का शौक है। ये शौक पूरा करने के लिए टाइटन पर जा सकते हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस और ग्रेविटी उतनी ही कम है। इस तरह अगर आप अपने हाथ में, पैरों में पंख लगा लेंगे और उड़ने की कोशिश करेंगे पंख की वजह से, तो आसानी से उड़ पाएंगे, जैसे पक्षी उड़ते हैं हमारी धरती के ऊपर। है ना मजेदार? मनुष्य को जिंदगी में क्या चाहिए? उड़ना ही तो चाहता है।
और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ऐसी ही वीडियोस और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।